वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी 8 क्लास ज्योग्राफी का ये 5वां चैप्टर है उद्योग। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हम लोग कीवर्ड वाइज लाइन बाय लाइन जहाँ पे अंडरलाइनिंग करते हैं उसको आपको कीवर्ड बनाना है। लास्ट में आपको इस पूरे का जो लोग समरी बना रहे होंगे वो आपके समक्ष रखेंगे। और चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपका चैप्टर है उद्योग। उद्योग पिछली बार कृषि था जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत था, और ये जो उद्योग है वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। विनिर्माण की लंबी, क्योंकि कॉपी पेड़ पे तो नहीं फरता है परंतु पेड़ से ही बनता है। तो कैसे? इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है, उसका लुगदी मिल में, ठीक है, उसका लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संशोधित कर काष्ठ का लुगदी निर्माण में परिवर्तित करते हैं। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य, रासायनिक कुछ केमिकल मिलाकर के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है। कहाँ जाता है? प्रेस में। जहाँ कागज़ को छपाई की जाती है उसे प्रेस कहते हैं। जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों का अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर एवं पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप को ही हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। ये पूछा जाता है, ये इस बार बिहार पुलिस में पूछ दिया गया था, ठीक है, कि विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप को और किस नाम से जानते हैं? विनिर्माण, या विनिर्माण को हम क्या कहते हैं? तो द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जो भी पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ऐसा बहुत कम ही लोग होगा जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, टीचर के बुक, गाइड, ये सब के चक्कर में पड़ जाता है, परंतु जो मूल किताब है उसको नहीं पढ़ता है। तो आप अगर हमारे साथ पढ़ते चल रहे हैं तो इसका मतलब आप उन सब से तो हज़ारों कदम आगे हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हमारे साथ। तो द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण के कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। आगे उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ये क्या करता है? सेवाओं की व्यवस्था करता है, खनिजों का निष्कर्षण करवाता है, वस्तुओं का उत्पादन करवाता है। तो वह संस्था जो वस्तुओं का उत्पादन करवाए, वस्तु उत्पादन, खनिज निष्कर्षण या सेवा व्यवस्था करवाए, वो क्या कहलाएगा? वो उद्योग कहलाएगा, ठीक है। उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग कहते हैं जहां वस्तुओं का निर्माण करवाया जाए, उत्पादन किया जाए, खनिजों का निष्कर्षण किया जाए, सेवाओं की व्यवस्था करवाई जाए, उस संस्थान को उद्योग कहेंगे। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन में संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा उद्योग से संबंधित है। आप समझ गए होंगे। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो पहला तो है कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, मतलब कच्चे माल के आधार पर क्या हो सकता है उद्योग? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। मतलब या तो हमें जो कच्चा माल मिलता है या तो कृषि से मिलता है, या तो खनिज से मिलता है, या समुद्र से मिलता है, या वन से मिलता है। इसलिए इन उद्योगों को, कच्चे माल के लिए कौन कौन सा उद्योग हो गया? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। आगे है यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग
कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन है? खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। ये सभी उद्योग क्या हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। आगे खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क में निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन करते हैं। यह कई प्रकार के उत्पादों को विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग, इसीलिए लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ये याद रखें, लौह खनिज को क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है। उद्योगों की जन्मभूमि, उद्योगों की जननी। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चूँकि बहुत सारा चीज़ समुद्र से खाने वाला नमक उमक मिलता है ना, मछली उछली मिलता है, मत्स्य तेल के निर्माण के लिए उदाहरण है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद उपयोग कच्चे माल के रूप में होते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि रसायन, फर्नीचर उद्योग और भवन निर्माण उद्योग भी वन आधारित उद्योग हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्रिया कृषि आधारित उद्योगों का कुछ उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है आकार। उन उद्योगों के क्या है? आकार। उद्योगों के आकार का तात्पर्य, एक तो कच्चा माल हो गया, दूसरा आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि से है। नियोजित लोगों को संख्या और उत्पादन की मात्रा, इसमें कौन सा चीज? कितना निवेश पूंजी, इसको की गई पूंजी नहीं, निवेश पूंजी। ठीक है। नियोजित लोग मतलब जो उसको में ट्रेंड हो। ठीक है। उत्पादन मात्रा, कितना उत्पादन हो रहा है। इन तीन चीजों के आधार पे आकार के आधार पर उद्योगों को दो प्रकार से, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकार मतलब जो जिसके पास कोई व्यक्तिगत कोई गुण है या काम करता है, मूर्तिकार हो गया, लुहार हो गया, ये सब द्वारा उत्पादन निर्माण हाथों से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। हस्त निर्मित वस्तुएं किसके अंतर्गत आएंगे? कुटीर उद्योग के। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इनकी तुलना में छोटे पैमाने के, ये सब आप यहाँ से लिख लिए होंगे, इसको समरी बना लिए होंगे। छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी और निवेश अधिक और प्रौद्योगिकी मतलब उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने का उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीन उत्पादन बड़े पैमाने का उद्योग है। स्वामित्व के आधार पे आगे है उद्योग, किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर उद्योग निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत की गई है। कौन कौन सा? निजी क्षेत्र का उद्योग, राज्य स्वामित्व का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग वर्गीकृत किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सभी क्या है? सरकार द्वारा संचालित है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, तो आपसे पूछा जाएगा कि मारुति उद्योग जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा किसके? स्वामित्व और संचालन राज्यों के हाथ में होता है।
सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल का उत्पादन पूर्तिकारों, कामगारों और दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक ऐसा है सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। तो आपसे ये सब पूछा है। सुधा डेयरी जो है वो कैसा है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है, जिसमें सभी लोगों का सहायता से ये उद्योग चल रहा है। उद्योगों की अवस्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं। उद्योगों की अवस्थित कारक, उद्योग मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, संचार की व्यवस्था चाहिए, परिवहन चाहिए, भूमि चाहिए, विद्युत चाहिए, कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार चाहिए और जल चाहिए। इतना चीज की व्यवस्था कीजिएगा तभी आप एक उद्योग बना सकते हैं, एक उद्योग चला सकते हैं। क्योंकि बिहार में उद्योग कम है, क्योंकि ये सब में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे बिहार में पूंजी की कमी है पहला, तो दूसरा यहाँ पे कच्चे माल तो हैं, परंतु यहाँ पे भूमि का जो, जैसे अभी भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, क्योंकि भूमि का कमी है यहाँ पे। भूमि है परंतु भूमि को बटा हुआ है, भूमि जो है इस तरीके से बटा हुआ है कि उसमें कोई बड़ा उद्योग लगा ही नहीं सकता। परिवहन तो अब ठीक ठाक हो गया है, संचार भी अब ठीक ठाक हो गया है, विद्युत की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है, श्रम की व्यवस्था भी, चूँकि मजदूरी तो आसानी से मिल जाता है। एक चीज़ जो नहीं है वो है बाजार भी नहीं है, और जल तो है ही, चूँकि नदियाँ बहुत सारे हैं तो उस जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो लगभग चीज़ें हैं, बस भूमि का अगर सर्वेक्षण हो जाए सही से और भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अधिकार हो जाए, तो उद्योग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, इन सब के साथ एक चीज़ जो यहाँ हमको लग रहा है छूटा हुआ, वह है प्रशासन। चूँकि सबसे ज़्यादा जो बिहार में जो उद्योग लगाने में बाधा उत्पन्न होता है वो है प्रशासन, यहाँ के लोगों। क्योंकि अगर कोई यहाँ आएगा तो उसके ऊपर आप रंगदारी कीजिएगा, ठीक है, उसको सताइएगा, दबाइएगा, लूट लीजिएगा, ठीक है, और प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हाथ पे हाथ रहे। तो इसीलिए तो बिहार को क्या कहा जाता है, जंगल राज कहा जाता है, ठीक है। तो वो प्रशासन जब तक सही नहीं होगा तो उस क्षेत्र में कोई भी पूंजी लगाना नहीं चाहेगा, कोई भी उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। तो बिहार इतना बदनाम हो चुका है कि कोई बाहर से कोई कंपनी लगाने बिहार आता ही नहीं है। तो एक तो प्रशासन जो है वो बहुत घटिया तरीके से काम करता है, और दूसरा यहाँ भूमि की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। अगर ये दो सही हो जाए तो बिहार में भी उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग, ये सब पूछा जाता है कि कच्चे माल के तौर पे उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, जल चाहिए, श्रम चाहिए, शक्ति चाहिए, पूंजी चाहिए, परिवहन चाहिए, बाजार चाहिए, और एक न्यायपूर्ण प्रशासन चाहिए। प्रशासन चाहिए, प्रशासन का मतलब माहौल। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या एक ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। कभी कभार सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंचार संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो उद्योग लगने से क्या होता है, औद्योगिकरण होता है और शहर का निर्माण होता है, नगर का निर्माण होता है। आगे औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत, मतलब निवेश करना, उसको क्रिया करना और उसको निकालना। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, भूमि, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है, ठीक है। अंतिम उत्पाद क्या बनाता है और उससे अर्जित आय क्या होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में
ओटाई, जैसे सूती वस्त्र के लिए क्या का ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सब वस्त्र उद्योग के कार्यक्रम हैं। ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, वस्त्र उद्योग में ये सब प्रक्रम हैं जिसके द्वारा कमीज यानी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उसके बाद सिलाई करके कमीज बना दिया जाएगा। ठीक है, ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, सिलाई से कमीज बनता है। कमीज कैसे बनता है? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई और सिलाई से कमीज बनता है। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्री पतनों के समीप। तो औद्योगिक प्रदेश कहाँ बनता है? औद्योगिक प्रदेश मतलब जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं, तो वो लगभग जो है वो कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, जहाँ पे क्या है? समुद्री पतन है। ठीक है, बंदरगाह है। समुद्री पतन यानी बंदरगाह के समीप ही उद्योग विकसित होते हैं, समुद्र के निकट। विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट ये स्थित होते हैं। कहाँ? कोयला क्षेत्र के निकट। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है कि चमड़े के जूते में विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वो सारे औद्योगिक नगर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से नगर कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में आते हैं। जैसे अगर भारत का पूछे कि भारत का औद्योगिक नगर कौन कौन है, तो मुंबई, चेन्नई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी जगह का। जैसे ऑस्ट्रेलिया का देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसका कौन कौन सा है औद्योगिक नगर? पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, सिडनी। ठीक है, तो आप कितना याद कीजिएगा, ये सारे का सारा मनीला, वुहान, शंघाई, कोरिया, बीजिंग, मंचूरिया, कुजबास, यूराल, मॉस्को, डॉनबास, पीटर्सबर्ग, इजराइल, इराक, कुवैत, खार्टूम, नैरोबी। इसके साथ साथ बहिया तट, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, मोन्टोबिया, ये सब जो देख रहे हैं, सेंटियागो, लीमा, इक्वाडोर, बोगोटा, काराकास। इसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत गल्फ तट। और आप गौर से देखिए, ये जो पीला वाला भाग है ये ज़्यादा ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध में, चूँकि कर्क रेखा तो यहाँ से गुजरा है ये वाला। ठीक है, तो सारा का सारा औद्योगिक क्षेत्र यही है। यूरोप वाला पूरा हिस्सा, ये जो पीला वाला यही औद्योगिक नगर है सब। ठीक है, विश्व की औद्योगिक पट्टी आप समझ सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में ही औद्योगिक पट्टी है। ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक पट्टी किस कटिबंध में है, तो और यहाँ पे क्या है? औद्योगिक प्रदेश, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक पट्टी। औद्योगिक पट्टी में ही सबसे ज़्यादा उद्योग लगाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, खासतौर पे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूरू औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलकम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं? ठीक है, तो ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं। जहाँ आगे है औद्योगिक विपदा। तो औद्योगिक प्रदेश समझ गए, औद्योगिक विपदा क्या होती है, संकट क्या होता है? उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, टेक्नोलॉजी में विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों से बेतरतीब उपयोग से कारण होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, याद रखें, लगभग 0.30 बजे, मतलब लगभग 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जो यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड के प्रक्रिया स्वरूप उत्पादनों के साथ साथ अत्यंत विषैली कौन सा
मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC कहते हैं, गैस का रिसाव हुआ और 1889 ईस्वी में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों से पीड़ित हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। किस कंपनी में हुआ था? यूनान कार्बाइड, जो क्या बनाता था? कीटनाशक बनाता था। यहाँ पे किससे प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है? तो हाइड्रोजन साइनाइड या किसके साथ? मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप गैस के रिसाव से हुआ। इसका रिपोर्ट कब आया? 1989 में। कितने व्यक्ति मर गए? 35,598 व्यक्ति मर गए। कब हुआ था? 12:30 बजे रात को। तो चलिए, ये आप दिख रहे हैं होगा, वही कंपनी है। चलिए नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ कोआ में, ये भी पूछा जा सकता है, चीन के गाओ कोआ में चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हो गई, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इन स्थानों पर 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। तो चाइना में कब हुआ था? वो हुआ था 2005 में। जोखिम कम करने के उपाय। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र को क्या हो? आवासीय क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब उनको शिक्षित करना चाहिए उन दुर्घटनाओं के प्रति। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था पूर्णतः होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा भंडारित नहीं किया जाए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान संबंधित उद्योग शामिल है। तो सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? उभरते हुए उद्योग को क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग। ठीक है, तो आजकल जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट वाला जो कंडीशन है, वो क्या है? उभरता हुआ उद्योग कहा जाएगा। आगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस हैं। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलोर प्रदेश में है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कौन है? भारत का सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। और विश्व का कैलिफोर्निया को। ठीक है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन सिटी। लौह इस्पात उद्योग, एक प्रक्रिया यहाँ दिया गया है प्रगलन। ठीक है, जो कि लौह इस्पात उद्योग में ये क्रिया संपन्न होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्ष किया जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगलन। लौह इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश, प्रक्रम, निर्गत। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्थापित करने के लिए आपको इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, फिर उसको चलाने का प्रक्रम सेट करना पड़ेगा, और फिर उससे क्या आप निकाल पाते हैं, उसका बाजार तक आप कैसे पहुंचा पाते हैं। तो ये तीनों क्रम से गुजरना पड़ता है। यह एक पोषक उद्योग है, मतलब सभी उद्योगों का ये उद्योग है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में
प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के कई चरण सम्मिलित हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी, किसमें? झोंका भट्टी में रखा जाता है, ठीक है, उसको बातिया भट्टी भी कहते हैं, रखा जाता है, जहां प्रगलित होती है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। मतलब झोंका भट्टी से यानी बातिया भट्टी से प्राप्त उत्पाद क्या होता है? इस्पात होता है। अन्य उद्योग से कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, ये टन लोहा, 8 टन लोहा, 4 टन लोहा, 1 टन चूना पत्थर और 1 टन इस्पात। ये क्या कह रहा है? इस्पात कैसे बनता है? कहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो झोंका भट्टी, जिसको बातिया भट्टी भी कहते हैं। इसमें देख रहे हैं ये आपका ऊपर से अयस्क गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लौह अयस्क है, चूना पत्थर कोक है, यहाँ झोंका भट्टी में आग लगाया हुआ है। ये सब गर्म होके क्या हो रहा है? यहाँ से गर्म वायु डाला जा रहा है दम बिल्कुल, और यहाँ से धातुमल पिघल पिघल के गिर रहा है और प्रगलित यहाँ से लोहा। धातुमल का मतलब अयस्क रूपी अशुद्धियाँ, ठीक है। आगे तो जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को आसानी से कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ये पूछा जाता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कौन कहलाता है? इस्पात। उद्योगों का मेरुदंड, उद्योग का मेरुदंड, उद्योग मेरुदंड कौन कहलाता है? इस्पात। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं में निर्मित औजार और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रैक, ऑटो अधिकांश इस्पात के बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिसका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात के बने होते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित होती है। खनिज का खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनता है। 1800 ईस्वी में पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र, जैसे आपको ये पूछा जा सकता है इस्पात उत्पादक केंद्र कौन कौन है? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सभी क्या हैं? इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। भद्रावती, विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सेलम तमिलनाडु में। ये सब इस्पात उद्योग केंद्र हैं, इस्पात उत्पाद केंद्र हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इन जगहों के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, इस्पात उत्पाद केंद्र कहाँ कहाँ है। यहाँ पे विश्व का मैप देख लेते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये जो बूंदा दिख रहा है आपको, ये बूंदा वहीं लौह अयस्क की बात कर रहा है। तो लौह अयस्क इसी हिस्से में, जापान में थोड़ा सा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चाइना में, इधर रसिया में, जर्मनी में, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। भारत के ये हिस्सा जो कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा है, ठीक है। इधर आप देख रहे होंगे अफ्रीका में बहुत कम है। इधर आप यूरोप में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये सभी जगहों पे लौह इस्पात उत्पाद केंद्र हैं। अगला है जमशेदपुर।
1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको क्या बोला जाता है, टिस्को। ठीक है, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा खरकई नदियों के संगम के समीप साकाची, एक साकाची जगह है, में 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई। ठीक है, टिस्को की शुरुआत कहाँ से हुई, साकाची से। बाद में साकाची का नाम बदल के क्या रख दिया गया, जमशेदपुर रख दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो जो साकाची नाम था, और ये साकाची जगह कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम पे है। ठीक है, साकाची। ठीक है, अब उसी का नाम क्या हो गया है, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था, साकाची, साकची। ठीक है, 1907 में टिस्को की जब वहाँ शुरुआत हुई, ये पूछा जाता है टिस्को की शुरुआत कब हुई, 1907। टिस्को की शुरुआत कब हुई, 1907। टिस्को की शुरुआत कब हुई, 1907, यानी जमशेदपुर की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो वाला दिया गया है, वो जगह टाटा टिस्को। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन से आपको दिख रहा है, ये स्वर्ण रेखा नदी है और ये खरकाई नदी है, और यहीं पे ये, ठीक है, यहाँ गोल्फ कोर्स, मतलब पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग अवस्थित का रेखा चित्र यहाँ दिखाया गया था। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लौह इस्पात उद्योग खोजें और भारत की रूपरेखा मानचित्र पर उसकी स्थिति, आपको पहले ही उसके नाम, तो उन नामों को आप अपने रेखा चित्र में खोज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साकाची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोयला के भी निकट था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से, टिस्को को कहां से कोयला मिलता है, झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ लौह अयस्क, और लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हो जाती है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें से रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टीन की चादरें, केबल और तार उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग की लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समकालित इस्पात संयंत्रों का साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पाद रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी सम्मिलित है। आगे पीटर्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यह क्या है, इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही प्राप्त हो जाता है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लौह के खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग, ठीक है, कौन सा मार्ग, ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनागेल्हा और एलघनी नदियों से पर्याप्त जल, ये ओहियो नदी, मोनोगहेला नदी और एलेघनी नदी, ये कहाँ है, तो ये है अमेरिका में। ठीक है, आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला और एल्गिनी नदी की घाटियों तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है।
परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरियाँ, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करती है। इसके बारे में तो आप जान ही लीजिए। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह रखती है। तो ग्रेट लेक्स के नाम से कौन जानी जाती है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी झील। इन 5 को मिला के क्या बनता है? ग्रेट लेक्स झील। आगे है सूती वस्त्र उद्योग। तो अभी हम लोग लौह उद्योग देखें। सूती वस्त्र उद्योग धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। प्राकृतिक रेशे कौन कौन? प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट। और मानव निर्मित रेशे कौन कौन? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इसको कृत्रिम ऊन बोला जाता है, रेयॉन शामिल हैं। ठीक है, तो ये मानव निर्मित रेशा, ये 4 गो, और ये सब प्राकृतिक रेशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखिएगा? पहले लिख लीजिए, उसके बाद ध्यान उसको रिवीजन करने वक्त रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीक एवं हथकरघों से बनाई जाती थी। तो 18वीं सदी में ये हस्त कताई टेक्नोलॉजी से और हस्तकरघा से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, ये आप याद रखें कहाँ का कौन सा चीज़? ढाका का मलमल, चूँकि पहले बांग्लादेश साथ ही था ना। तो मुसलीपट्टम का छीट, कालीकट का केलिका और बुरहानपुर का सूरत बदौरा का सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात हैं। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते एवं अच्छे गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं, ये सब जो दिख रहा है ये सब सूती क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे यूरोप में, ये तटीय इलाकों में है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में सूती का नामो निशान नहीं है, अफ्रीका में लगभग नहीं है, ये इधर खाली है। परंतु अमेरिका में, एशिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, उत्तरी अमेरिका में है, बाकी सभी जगह पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नीचे तो कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी चीज़ था, शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियर से भी उत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ होता है बुनना। तो इसीलिए वस्त्र उद्योग को टेक्सटाइल उद्योग भी कहा जाता है, ये याद रखें। वस्त्र उद्योग को क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल उद्योग, जो कि लैटिन शब्द किससे निकला है? टेक्सियर, जिसका अर्थ क्या होता है? बुनना। तो टेक्सटाइल उद्योग का मतलब बुनाई वाला उद्योग। ठीक है, आगे कहता है ये आप, लेकिन हाथ से, ये चीज़ तो पढ़ लिए। पहली सफल यंत्र वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में लगा। ये चीज़ पूछा जाता है, पहली सफल यांत्रिक मिल कहाँ लगा? 1854 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में स्थापित की गई। कोसन
कोसान आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के लिए द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया इसका वजन कम नहीं होता, इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत एवं कुछ अन्य। देश के प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया। देखिए, सफल रहा मुंबई वाला, परंतु पहला स्थापित हुआ था कोलकाता में। कहाँ? फोर्ट गैलेस्टर में, ये याद रखें। स्थापित हुआ 1818 में, परंतु ये बंद हो गया। फिर मुंबई में हुआ तो ये चलता रहा। ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब बेच दिया जाता है। आगे अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? 1859 में। ठीक है, 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक हुए। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि के आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी उस उद्योग और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन इसी मशीनों आयात करने और सूती वस्त्र निर्यात करने का सुविधा देता है। मशीन का आयात होता है, मतलब दूसरे देशों से हम मशीन खरीदते हैं। ठीक है, और यहाँ से वस्त्र बना के दूसरे देश बेचते हैं। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास, अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकीकरण और नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उसे सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद ये तो हो गया। आगे है ओसाका। क्या है? ओसाका, ये याद रखिएगा। ओसाका जापान के एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ये क्या है? वस्त्र निर्माण केंद्र है, जिसको क्या बोला जाता है? जापान का मैनचेस्टर। किसको कहा जाता है? ओसाका को। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। कोसान आर्द्र जलवायु कताई एवं बुनाई के लिए उपयुक्त है। योडो नदी कहाँ है? जापान में। मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थी कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों की निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। आयातित का मतलब पूरी तरह से सारे कच्चे माल वो क्या करता है? खरीदता है। मतलब कपास वो उपजाता नहीं है। वो कहाँ से खरीदता है? कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से
आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में इस स्थानों को चिन्हित कीजिए और ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करते हैं कहाँ से। तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त हुआ। यहाँ पे देख रहे होंगे उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों को अवस्थित है। तो इस तरीके से फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित कहाँ है, ठीक है, निम्नलिखित में ये सारे चीज़ आपको अति कर दिए गए हैं, पढ़ाए गए। तो इन सारे को आप चाहें तो खुद से बनाइए, ठीक है, रोक रोक कर बनाइए, और नहीं तो आपको क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियोज़ बनाए जाएंगे, क्योंकि वीडियोज़ नहीं तो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी आप कीवर्ड वाइज कम से कम एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर खास तौर पे आपको कंपटीशंस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। कंपटीशंस के लिए आपने जितना पढ़ाई कर लिया, उससे कीवर्ड बना लिया, उसका मेमोरी मैप आपके सामने आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा, उतना काफ़ी रहेगा। तो गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। यहाँ पे आपको फिर से वही वाला चीज़ है कि कुछ करने के लिए दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से कोई उद्योग निर्माण होता है या कहाँ पे होता है,